हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। क्लास 11 के सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री के लेक्चर में दोनों में क्या रिलेशंस हैं, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होती है, मास परसेंटेज क्या होती है। आज हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से बने हुए मिक्सचर को हम नाम देते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशंस हैं वो किन किन टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं या किन किन टर्म्स में उनको एक्सप्लेन कर पाते हैं, ये हम आज बात करेंगे। इसलिए चैनल पे रेगुलर बने रहने के लिए स्वामी मनोज केमिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। और बेल आइकन दबाने के बाद रेगुलर जो डेली वीडियोस के ऊपर अपलोड हो रही हैं वो आप देख पाओगे। तो आज हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जो एक से ज्यादा कंपोनेंट से बना हुआ होता है। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मींस और होमोजीनियस वो सॉल्यूशन होता है, वो मिक्सचर होता है जिसमें जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनका अरेंजमेंट यूनिफॉर्मली होता है पूरे सॉल्यूशन में। और अगर अरेंजमेंट यूनिफॉर्मली नहीं है तो उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? मोर देन मिक्सचर ऑफ more than one component is called solution। इसको हम नाम देते हैं सॉल्यूशन। इट कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स in every part of mixture। मिक्सचर के सभी पार्ट में कंपोनेंट जो प्रेजेंट हैं उनका यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट हो, उसको नाम देते हैं होमोजीनियस। एंड अदरवाइज इट इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के एग्जांपल है सॉल्ट प्लस वाटर या फिर शुगर सिरप। सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके हमने सॉल्यूशन बनाया, या फिर शुगर को वाटर में डिसॉल्व करके हम सॉल्यूशन बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं शुगर सिरप और चाशनी। वो होमोजीनियस है। हेट्रोजीनियस के एग्जांपल ले सकते हैं हम आइस इन वाटर के अंदर आइस के पार्टिकल्स। आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। लेकिन मिक्सचर बनाएंगे हम दोनों का, मिक्सचर बनाएंगे तो सभी कंपोनेंट्स पे आइस और वाटर की कंपोजिशन जो फिक्स नहीं रहेगी। या फिर हम बात कर सकते हैं मिल्क भी एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है, क्योंकि मिल्क के अंदर 70% वाटर होता है। बाकी के फैट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें जो फैट है, वाटर के अंदर फैट लगभग 10% होती है। उस 10% फैट जो होती है वो वाटर सोल्यूबल नहीं होती है, फिर भी वाटर में डिजोल्व रहती है। क्यों? क्योंकि मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होती है कैसीन नाम की जो प्रोटीन है वो उसको डिजोल्व रखती है वाटर के अंदर। यानी कि कैसीन एक इमल्सिफायर है वहां पे जो उसको डिजोल्व रखता है। तो फैट वाटर सोल्यूबल नहीं है, फिर भी उसके अंदर डिजोल्व है। तो सभी पार्ट में, मिल्क के सभी पार्ट में फैट की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट नहीं मिलेगी, या फैट की कंपोजिशन वाटर के साथ कांस्टेंट नहीं मिलेगी। इसलिए सॉल्यूशन कैसा हो गया? वो हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बाद, कि इस चैप्टर में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम दो कंपोनेंट की स्टडी करेंगे।
इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन की, बाइनरी एंड होमोजेनियस सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे। बाइनरी का मतलब टू कंपोनेंट्स, और होमोजेनियस का मैंने आपको नाम बता दिया है कि होमोजेनियस क्या होता है। टू कंपोनेंट में एक कंपोनेंट होता है सोल्यूट और एक कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों मिक्स होके और दोनों के मिक्सअप से सॉल्यूशन बनता है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में हम डिसोल्व करते हैं तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम सॉल्वेशन। प्रोसेस का नाम है सॉल्वेशन। सोल्यूट लेस क्वांटिटी में, लेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है। हमेशा ही अमाउंट यहाँ पे कंसिडर होता है नंबर ऑफ मोल्स से, कि जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं वो सॉल्वेंट है और जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम हैं वो वहां पे सोल्यूट है। यानी कि लेस नंबर ऑफ मोल्स जिस कंपोनेंट के होंगे विच इज सोल्यूट और लार्ज नंबर ऑफ मोल्स जिस कंपोनेंट के होंगे विच इज सॉल्वेंट। दोनों की फिजिकल स्टेट्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन बनता है इसकी फिजिकल स्टेट और जो सॉल्वेंट है इसकी फिजिकल स्टेट दोनों इक्वल होती है। मीन्स ऑलवेज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। मीन्स अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा, सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। ये इनके एग्जांपल्स हैं। सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट कुछ भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। सॉलिड इन सॉलिड हो सकता है, सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, सॉलिड इन गैस हो सकता है। तो बाइनरी और होमोजेनियस सॉल्यूशन की हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, और होमोजेनियस का मतलब कि दोनों ही कंपोनेंट सभी जगह पे यूनिफॉर्मली कंपोजिशन रख रहे हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर। चाहे हम किसी पार्ट सॉल्यूशन से किसी भी पार्ट को निकालें तो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन उसकी मिलेगी, तो इसका नाम लेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस की। Types of solution on basis of physical state. On basis of physical state, physical state के बेस पे solute, solvent, solution और examples की बात करें। सॉल्वेंट हम सॉलिड ले सकते हैं, फिजिकल स्टेट। तीन टाइप के सॉल्यूशन ऐसे बन सकते हैं जिनमें सॉल्वेंट सॉलिड हो। सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। तो सॉल्यूशन भी सॉलिड बनेगा यानी कि सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। तीन टाइप के सॉलिड सॉल्यूशंस हो सकते हैं। सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड बनेगा क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की दोनों की फिजिकल स्टेट्स इक्वल होती हैं। सॉलिड इन सॉलिड अलॉय से एग्जांपल दे सकते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये एग्जांपल ले सकते हैं इसको। इसमें क्या है कि एक सॉलिड मेटल को हम दूसरी सॉलिड मेटल में मेल्ट करके डिसॉल्व करके और फिर उसको सॉलिडिफाई करते हैं, तो सॉलिड इन सॉलिड हो गया। लिक्विड इन सॉलिड, जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉलिड बनेगा, यानी लिक्विड सॉलिड के अंदर। फॉर एग्जांपल क्रीम्स, आइसक्रीम, कोल्ड क्रीम्स एंड सो ऑन। एंड गैस इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर गैस, यानी सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होगी और गैस की क्वांटिटी कम होगी। फॉर एग्जांपल प्यूमाइस स्टोन, प्यूमाइस स्टोन, या फिर हाइड्रोजन गैस इन प्लेटिनम और पैलेडियम, या फिर अमोनिया गैस इन गोल्ड और प्लेटिनम। प्लेटिनम और गोल्ड के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस आ जाते हैं, वॉइड्स आ जाते हैं क्रिस्टल के अंदर,
उन वॉइड्स के अंदर हाइड्रोजन गैस या फिर अमोनिया गैस वहां पे जाके फिट हो जाती है, तो इस टाइप से उनका एक सॉल्यूशन बनता है। हालांकि ये सॉल्यूशन होमोजीनियस नहीं रह पाता है, ये कैसा रहता है, हेट्रोजीनियस रहता है, लेकिन ये एक सॉल्यूशन बन गया जो कि गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन है, तो इसको हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी टाइप से तीन हो सकते हैं सॉल्वेंट लिक्विड। सॉलिड हो सकता है सॉल्यूट, लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। सॉलिड इन लिक्विड यानी कि सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड होगा, यहाँ पे भी सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड होगा, और यहाँ पे भी सॉल्यूशन होगा वो लिक्विड होगा। एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सॉलिड इन लिक्विड की, लिक्विड इन लिक्विड की, गैस इन लिक्विड की। सॉलिड इन लिक्विड यानी लिक्विड सॉल्वेंट है, ज्यादा क्वांटिटी के अंदर लिक्विड है। सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल ले सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है और सॉल्ट सॉल्यूट है, या फिर शुगर सिरप, शुगर सॉल्यूट है और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। लिक्विड इन लिक्विड इमल्सन होते हैं, दो लिक्विड्स का आपस में मिक्सचर बना सकते हैं, वाटर प्लस मिल्क, मिल्क इन वाटर, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर इज हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, जैसे कि मिल्क है वो एक सॉल्यूशन ही है, मिल्क को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे वो भी एक सॉल्यूशन है, मिल्क भी एक सॉल्यूशन है, जिसमें लिक्विड फैट लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहती है। या फिर गैस इन लिक्विड, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हायर प्रेशर पे लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रखी जाती है और उसको सील किया जाता है हायर प्रेशर पे। सील्ड हायर प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें डिसॉल्व होती है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन जो होगा वो गैस इन लिक्विड होगा, सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होगी वो लिक्विड होगी। हम जनरली इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड की बात करेंगे। उसमें भी जनरली सॉलिड इन लिक्विड की हम बात करेंगे। इसके अलावा फिर तीन और हो सकते हैं जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो, सॉल्वेंट विल बी गैस, देन सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस, गैस एंड गैस एंड गैस, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। तो सॉल्यूशन जो होगा वो गैसेस होगा, क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन को ऐसे लाइन लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों की फिजिकल स्टेट्स हमेशा ही किसी सॉल्यूशन में इक्वल होती है, ये कंडीशन है। तो सॉलिड इन गैस, स्मोक, स्मोक के अंदर सॉलिड पार्टिकल गैस के अंदर डिसॉल्व होते हैं। लिक्विड इन गैस, मिस्ट, मॉइस्चर, फॉग, इसके अंदर लिक्विड के पार्टिकल गैस के अंदर डिसॉल्व होते हैं। एंड गैस इन गैस, एयर और मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, इसमें जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। 9 टाइप के मैंने सॉल्यूशन बनाए, मींस ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड एंड सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड गैस इन गैस। ये सभी सॉल्यूशंस होंगे 9। इनमें से जनरली हेट्रोजीनियस होते हैं, बहुत से होमोजीनियस भी बनते हैं। हमेशा ही गैस इन गैस का जो सॉल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस होता है, या फिर सॉल्ट वाटर का, या फिर हम शुगर एंड वाटर का, इस टाइप के अगर सॉल्यूशंस बनाए, यूरिया इन वाटर, इस टाइप के जो कि उसके अंदर सोल्यूबल हो, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशंस बनेंगे वो सभी होमोजीनियस होते हैं। तो हम जो बात करेंगे इसके अंदर जो टॉपिक लेंगे वो जनरली सॉल्वेंट हम लिक्विड यूज करेंगे, और सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी कर सकते हैं। जनरली हम सॉलिड करेंगे और इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स की अब बात करेंगे। बात कर रहा हूं मैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती है। सोल्यूट का अमाउंट कितना है
और सॉल्वेंट कितना है, उसमें सॉल्यूशन कितना बना हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, विच इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब रही बात ये कि सोल्यूट कितना प्रेजेंट है, उसका वेट कितना है, उसका मोल कितना है, उसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं, इन सब के लिए अलग अलग टर्म्स हमने डिजाइन किए जिनको हम नाम देते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। यानी कि कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। मैं जनरली यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, विच इज कंसंट्रेशन। अब अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute represent in gram, mole, gram equivalent and so on. Then there are many concentration terms. ग्राम में होगी तो अलग कंसंट्रेशन टर्म होगी, मोल में होगी तो अलग कंसंट्रेशन टर्म होगी, और ग्राम इक्विवेलेंट में होगी तो कंसंट्रेशन टर्म की नेम हम अलग रखेंगे। इसलिए कंसंट्रेशन टर्म्स कई हैं इसके अंदर। मैं सबसे पहले इनकी चीज की और बात कर रहा हूँ, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी एक ऐसा वर्ड है जो सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि सपोज करो आपके पास ये 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर है यहाँ पे। अब 100 ml वाटर के अंदर हम एक सोल्यूट डिसॉल्व कर रहे हैं। सोल्यूट सपोज करो NaCl यूज किया हमने, 100 ml वाटर है विच इज सॉल्वेंट, और सोल्यूट हमने NaCl इसमें डिसॉल्व किया। हमने 100 ml में 1 ग्राम NaCl डाल दिया, 1 ग्राम, जो डिसॉल्व हो गया रूम टेम्परेचर पे, वो डिसॉल्व हो गया। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जनरली हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर यूज करते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 ग्राम डिसॉल्व हो गया, 1 ग्राम और डाला वो भी डिसॉल्व हो गया, 1 ग्राम और डाला वो भी डिसॉल्व हो गया। मैक्सिमम सपोज करो इसके अंदर 9 ग्राम या 11 ग्राम को हमने डिसॉल्व कर दिया। NaCl 25 डिग्री सेंटीग्रेड में 100 ml वाटर के अंदर 11 ग्राम हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया। उससे ज्यादा अगर हम डाल रहे हैं तो फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उससे ज्यादा उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम उसकी अमाउंट जितना हम डिसॉल्व कर सकते थे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उतना हमने उसके अंदर कर दिया। अब जितना अमाउंट हम मैक्सिमम कर पा रहे हैं उसमें डिसॉल्व, विच इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी एट गिवन टेम्परेचर। उससे ज्यादा हम उस टेम्परेचर पे नहीं कर सकते। टेम्परेचर बढ़ा या घटा पे हम उसकी सोल्युबिलिटी को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो सोल्युबिलिटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट इन प्रेजेंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्वेंट होती है। यानी कि मैं क्या बता सकता हूं कि सोल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और मोल, ग्राम में देंगे या फिर मोल में देंगे, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, SOLN लिखा हूं मैं, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। यानी कितना हम मैक्सिमम उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर ग्राम में आ गई तो ग्राम पर लीटर में देंगे हम, मोल में आ गई तो मोल पर लीटर में देंगे। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन लिखना, ग्राम पर लीटर में हो जाएगी या फिर मोल पर लीटर में हो जाएगी। तो सोल्युबिलिटी एक ऐसी टर्म है जो मैक्सिमम अमाउंट में हम डिसॉल्व कर सकते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। उससे ज्यादा हम डिसॉल्व उस टेम्परेचर पे उसको नहीं कर पाएंगे उतने ही वाटर में। अगर वाटर की क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं, यानी कि उसकी अगर क्वांटिटी बढ़ती है, वाटर की क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में उस अमाउंट को और डिसॉल्व कर लेंगे। तो 1 लीटर में कितना मैक्सिमम ग्राम हम डिसॉल्व कर सकते हैं या कितना मैक्सिमम मोल हम डिसॉल्व कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड सोल्युबिलिटी। तो उसको हम नाम देंगे सोल्युबिलिटी। अब मैं बात कर रहा हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स की। टर्म्स अलग अलग टाइप की लेंगे हम। क्यों लेंगे उसका मैंने रीजन बता दिया आपको। रीजन क्या है कि अमाउंट को हम कई टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। एक तो वेट वॉल्यूम टर्म, इसको हम लिखेंगे W/V। एक हमने वेट टर्म, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे W/W। और एक हम यूज करते हैं वॉल्यूम टर्म,
V बाई V, यानी वेट वॉल्यूम। जो वेट है ये हम लेते हैं सॉल्यूट का, जो वॉल्यूम है ये हम लेते हैं सॉल्यूशन का। यहाँ पे जो वेट है वो हम लेते हैं सॉल्यूट का, यहाँ पे जो वेट है वो हम सॉल्वेंट सॉल्यूशन का लेते हैं। अदरवाइज एक टर्म में हम सॉल्वेंट भी यूज करते हैं, ये ध्यान रख लेना। एक टर्म ऐसे यूज करते हैं जिसमें हम वेट सॉल्वेंट का भी करते हैं। वॉल्यूम है वो हम यूज करते हैं सॉल्यूट का, और वॉल्यूम है वो हम यूज करते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन। डिफरेंट टाइप की टर्म्स हैं वेट वॉल्यूम टर्म में। एक तो स्ट्रेंथ है, एक मोलैरिटी है, एक है नॉर्मेलिटी, एक है फॉर्मेलिटी, और एक है परसेंटेज ऑफ वेट बाई वॉल्यूम। इसमें 3 टर्म लेते हैं, मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाई वेट एंड मोल फ्रैक्शन। इसमें केवल हम एक टर्म यूज करते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, दोनों का ही वॉल्यूम लेते हैं। जनरली इसके अंदर केवल 2 ही टाइप के सॉल्यूशंस के लिए हम कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम टर्म, गैस इन गैस या फिर लिक्विड इन लिक्विड। गैस इन गैस और लिक्विड इन लिक्विड के लिए हम वॉल्यूम वॉल्यूम टर्म रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी सभी टर्म हम सभी टाइप के सॉल्यूशंस, जो 9 टाइप के सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं, उन सॉल्यूशंस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सभी टर्म को, इन सभी टर्म को हम किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? जो बाकी बचे 7 सॉल्यूशंस हैं उनके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर उन दोनों के लिए भी करते हैं। 9 टाइप के सॉल्यूशंस के लिए सभी टर्म, और 2 टाइप के सॉल्यूशंस के लिए 2 टर्म यूज होती है। स्ट्रेंथ को हम एस से या सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल से। मोलैरिटी को कैपिटल एन से, मोलैरिटी आई, इसको कैपिटल एन से, इसको कैपिटल एफ से, इसको हम परसेंटेज से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी को स्मॉल एम से, मोलैरिटी और मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल एम से, मोलैरिटी स्मॉल एम से। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय मास, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, एक्स से या फिर काई से इसको डिनोट करते हैं। इसको हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से डिनोट करते हैं, तो उसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इन सभी टर्म्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्ट्रेंथ के लिए जो यूनिट है वो ग्राम पर लीटर होती है। मोलैरिटी के लिए यूनिट मोल पर लीटर होती है। नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। फॉर्मेलिटी के लिए ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर होती है, ग्राम फॉर्मूला मास पर लीटर। और वेट बाय वॉल्यूम, इसके लिए परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज होती है, एक फ्रैक्शन है इसलिए यूनिट लेस है। मोलैरिटी मोल पर केजी, ध्यान दे लेना, ये मोल पर लीटर है क्योंकि ये वेट एंड वॉल्यूम टर्म है तो लीटर आएगा इसमें। ये वेट वेट टर्म है तो मोल पर केजी है। ये परसेंटेज से दिया जाएगा और ये यूनिट लेस होगी क्योंकि फ्रैक्शन है, इसको भी हम परसेंटेज से प्लॉट करेंगे। अब रही बात ये कि सपोज करो एक सॉल्यूशन हमने बना के रख दिया, उसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, और सॉल्यूशन बन चुका है। सॉल्यूशन जो बना है उसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो कौन सी कंसंट्रेशन टर्म उसमें चेंज होंगी और कौन सी नहीं, यानी कोई ना कोई वैल्यू है उसकी, किसी भी कंसंट्रेशन टर्म की। अगर उसका टेम्परेचर हम राइज कर रहे हैं या कम कर रहे हैं तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वॉल्यूम, यानी कि वे टर्म जिनमें वॉल्यूम की टर्म आ रही है, यानी कि ये 5 टर्म और ये 1 टर्म जिनमें वॉल्यूम की टर्म आ रही है, विच अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। बट मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट और मोल फ्रैक्शन जिनमें केवल वेट वेट टर्म आ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए टेम्परेचर का इन 3 टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि मैं यहां पे लिख सकता हूं टेम्परेचर नॉट अफेक्ट द वैल्यूज ऑफ
वेट टर्म, वेट टर्म्स की वैल्यूज को टेम्परेचर अफेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? कौन कौन सी टर्म है वो? मोलैलिटी है, परसेंटेज वेट बाय वेट है और मोल फ्रैक्शन है। बाकी सभी जो है टर्म वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे वॉल्यूम चेंज आएगा, जिसकी वजह से इन टर्म्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। टर्म तो ऐसे ही रहेंगी, टर्म तो नाम देंगे मोलैलिटी, लेकिन जो वैल्यू थी 0.2 m थी सपोज करो, वो चेंज हो जाएगी 0.198 m, 0.201 m, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। अब मैं बात कर रहा हूं वेट वॉल्यूम टर्म। यानी W/V की बात कर रहा हूं मैं, वेट वॉल्यूम टर्म की। इसमें सबसे पहले मैं ले रहा हूं स्ट्रेंथ। ध्यान दे लेना, हम 1 लीटर में ही कैलकुलेट करेंगे 1 लीटर में कितना अमाउंट प्रेजेंट है सोल्यूट का। यानी कि मैं यहां पे बात करूं कि सपोज करो आपके पास सॉल्यूशन है 1 लीटर। अब रही बात ये कि सॉल्यूशन है, तो जैसे ही नाम लिया सॉल्यूशन का, इसका मतलब कम से कम 2 कंपोनेंट उसमें है, एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो 2 चीजें इसमें प्रेजेंट है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सॉल्यूशन का अमाउंट कितना लिया है, वॉल्यूम कितना लिया हमने, 1 लीटर। 1 लीटर में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है, यानी टोटल वॉल्यूम है इसका 1 लीटर। उसमें सोल्यूट का कितना ग्राम है, विच इज कॉल्ड स्ट्रेंथ, उसको हम स्ट्रेंथ नाम देंगे। यानी कि दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूट in gram present in 1 liter of solution is called strength, and represent in gram per liter। ये इसकी यूनिट होती है, ग्राम पर लीटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी स्ट्रेंथ, जिसको मैं S या C से नोट करूंगा, which is equal to ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान दे लेना, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं क्योंकि सभी टर्म में सॉल्यूशन आता है, केवल एक टर्म में सॉल्वेंट आएगा। सॉल्यूशन इन लीटर, स्ट्रेंथ इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, सॉल्यूशन के 1 लीटर में से निकालेंगे हम 1 लीटर में कितना ग्राम प्रेजेंट है सोल्यूट का, विच इज स्ट्रेंथ। अब सपोज करो कि सॉल्यूशन आपके पास 1 लीटर था, जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों चीजें प्रेजेंट थी। सोल्यूट का हमने 10 ग्राम ले रखा है। सोल्यूट जो भी है, शुगर है या फिर NaCl है, जो भी हम सोल्यूट यूज कर रहे हैं, विच इज 10 ग्राम। 10 ग्राम सोल्यूट इसमें डिसॉल्व है और होमोजीनियस भी है सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन हम होमोजीनियस लेते हैं। सपोज करो शुगर है या NaCl है, वो सब होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो 10 ग्राम का यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट होगा इसमें। तो व्हाट द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ व्हिच इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1, व्हिच इज इक्वल टू 10 ग्राम पर लीटर। ये इसकी स्ट्रेंथ होगी। अब मैं यहां से कहूं कि इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट में हमने 100 ml ले लिया और एक पार्ट में हमारे पास 900 ml है। सॉल्यूशन को हमने बाइफैक्ट कर दिया, एक पार्ट में 100 ml और एक पार्ट में 900 ml, टोटल 1000 ml था। ये 1 लीटर का मतलब 1000 ml, 100 ml इसमें ले लिया, 900 ml सॉल्यूशन। ये इसमें से होमोजीनियस था, तो कुछ अमाउंट सोल्यूट का इसमें भी आ गया होगा और कुछ अमाउंट सोल्यूट का इसमें भी चला गया होगा। अब टोटल 10 ग्राम सोल्यूट था, तो यूनिफॉर्मली अरेंजमेंट था, तो 100 ml में 1 ग्राम आया होगा और 900 ml में 9 ग्राम आ गया होगा। तो इस 100 ml की अगर स्ट्रेंथ निकाले हम, तो स्ट्रेंथ विच इज इक्वल टू वेट, कितना ग्राम आया इसमें 1 ग्राम और इसमें कितना ग्राम आया 9 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम 1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 100 विच इज इन मिलीलीटर। इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे हम, 100 डिवाइड बाय 1000। समझ में आ गया मैं क्या करूं? 100 तो क्या है मिलीलीटर में, इसको लीटर में कन्वर्ट करना है,
तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 1000 से, लीटर में कन्वर्ट हो गया, विच इज इक्वल टू 10 ग्राम पर लीटर। इसको अगर देखें हम, इसके लिए स्ट्रेंथ हो जाएगी 9 ग्राम है और 900 ml में है, मल्टीप्लाई में 1000, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दिया, विच इज ऑल्सो 10 ग्राम पर लीटर। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई सोल्यूशन बना के हम रख रखा है हमने और वो होमोजीनियस है, तो उसको हम हजारों पार्ट में भी अगर डिवाइड कर दें, 2 पार्ट में, 5 पार्ट में, 10 पार्ट में, उसकी कंसंट्रेशन की टर्म चेंज नहीं होती है, क्योंकि पर्टिकुलर 1 लीटर में दे रखा है हमने। भाई 100 ml में 1 ग्राम था, तो 200 ml में कितना होगा 2 ग्राम, 300 ml में कितना होगा 3 ग्राम, 400 ml में 4, 500 में 5, 600 में 6, 700 में 7, 800 में 8, 900 में 9 और 1000 ml में 10, यानी 1000 ml में कितने ग्राम है 10 ग्राम। तो हमें वही निकालना है। तो किस ध्यान दे लेना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन बना हुआ है, कंसंट्रेशन की चाहे जो भी टर्म हम यूज करें, किसी भी सॉल्यूशन की कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स चेंज नहीं होती है, वैल्यू उसकी वही आएगी, चाहे हम उस सॉल्यूशन को कितने ही पार्ट में डिवाइड कर दें, सभी पार्ट की कंसंट्रेशन सेम होगी, कोई भी टर्म। ये मैंने स्ट्रेंथ में बता दिया। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेकेंड बात कर रहा हूं मोलैरिटी की। मोलैरिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम का ही मतलब होता है मोल पर लीटर। वही हमने 1 लीटर सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन है 1 लीटर, तो आपको ध्यान होगा कि इसमें 2 चीजें होंगी कम से कम, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। सॉल्यूट का कितना मोल है, विच इज मोलैरिटी, उसको हम नाम देंगे मोलैरिटी। सॉल्यूट का कितना मोल, इसमें कितना ग्राम प्रेजेंट है 1 लीटर में, विच इज स्ट्रेंथ, कितना मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, विच इज मोलैरिटी। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 1 liter of solution is molarity, representing मोल पर लीटर। यूनिट हो गई इसकी मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल एम। कैपिटल एम का ही मतलब क्या है, मोल पर लीटर। कैपिटल एम का मतलब है यहाँ पे मोल पर लीटर, मोलैरिटी का मतलब है मोल पर लीटर। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, वो आपको बता ही रखा है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सॉल्यूट अगर मोल्स के अंदर है, मॉलिक्यूल्स के अंदर है तो मोलर मास, एटम्स के अकॉर्डिंग है तो एटॉमिक मास, और अगर आयंस के अकॉर्डिंग है तो आयनिक मास यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मोल्स निकालने का तरीका मोल कंसेप्ट बता रखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसके बाद मोलैरिटी, कैपिटल एम which is equal to moles of solute divided by volume of solution in liter। moles of solute divided by volume of solution in liter, represent कैपिटल एम। कैपिटल एम से देंगे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल एम से, विच इज मोल पर लीटर। सॉल्यूट के कितने मोल है और 1 लीटर में है सॉल्यूशन में, विच इज मोलैरिटी। यानी कि आपसे कह दिया गया कि सॉल्यूट है आपके पास NaCl, और NaCl का हमने 5.85 ग्राम, या फिर NaCl को मत लगाओ, चलो हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज की C6H12O6 की। इसका हमने 90 ग्राम 1 लीटर में डिसोल्व कर रखा है। तो इसके मोल्स कितने हैं, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स इज 90 डिवाइड बाय 180, क्योंकि मोलर मास इसका 180 होता है। 90 डिवाइड बाय 180 डिवाइड बाय 1 लीटर, लीटर में इनपुट करना है इसमें, विच इज इक्वल टू 0.5 एम। कैपिटल एम से नोट करेंगे इसको, यानी कि इट इज 0.5 मोलर सॉल्यूशन, 0.5 मोलर सॉल्यूशन, यानी कि मोलैरिटी मोलर से रिप्रेजेंट की जाती है, सॉल्यूशन इज 0.5 मोलर। तो इसको भी कितने पार्ट में हम डिवाइड करें, इसकी कंसंट्रेशन की टर्म चेंज नहीं होगी, ये कोई भी कंसंट्रेशन टर्म चेंज नहीं होगी। मैं ये कहूँ कि नहीं, ग्लूकोज है हमारे पास, सॉल्यूशन हमारे पास इस टाइप का बना हुआ है, कि 45 ग्राम ग्लूकोज
प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन है जिसके 200 ग्राम के अंदर या 200 ml लगा लो, चलो इसको 200 ml ऑफ सॉल्यूशन इसमें प्रेजेंट है, तो उसकी मोलरिटी क्या होगी? तो मोलरिटी विच इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट 45/180 गिवन मास अपॉन मोलर मास, ग्लूकोज ही था, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 ml, और ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, इसको डिवाइड 1000 से करेंगे 1000 ऊपर चला जाएगा, देन इट 1/4 and it is 5, that is 5/4 which is 1.25 m, and it is 1.25 molar solution। ये 1.25 मोलर सॉल्यूशन है, मींस ग्राम सॉरी मोल पर लीटर, कैपिटल एम का मतलब यहाँ पे मोल पर लीटर। 45 डिवाइड बाय 180 1/4 डिवाइड बाय जो मिलीलीटर है उसको हमने लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट इन कैपिटल, वही है आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम यहाँ वॉल्यूम को ले रहे हैं उसकी 1 लीटर, क्योंकि वेट वॉल्यूम टर्म चल रही है, वेट हम यूज कर रहे हैं सॉल्यूट का, ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ होती है, मोल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मोलरिटी होती है, वेट को अगर ग्राम इक्विवेलेंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो नॉर्मेलिटी। सॉल्यूशन है 1 लीटर, दो चीजें होंगी, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्यूट का ग्राम है तो स्ट्रेंथ, मोल्स है तो मोलरिटी, और अगर सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट है देन नॉर्मेलिटी, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना बता रखा आपको मैंने, number of gram equivalent of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने उसके ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है उसको हम नाम देंगे नॉर्मेलिटी। यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे हम? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट इन एन, और एन इज ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि एन का फुल फॉर्म है यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, जैसे एम का फुल फॉर्म क्या था? मोलरिटी और मोल्स पर लीटर, उसी टाइप से। तो नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी? नॉर्मेलिटी विच इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in liter। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है और इन 1 लीटर 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इसकी मोलरिटी अगर निकालेंगे तो अभी इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि मोल्स बताएंगे उसमें, तो मोल्स क्या होगा इसका 50/100, क्योंकि मोलर मास इसका 100 होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 1 व्हिच इज इक्वल टू 1/20। मोलरिटी इसकी आ जाएगी सॉरी 1/20, 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है तो मोलरिटी होगी इसकी 1/20। कैपिटल एम से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, 1/20 नहीं 1/2 सॉरी 1/2 कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। नॉर्मेलिटी अगर निकालेंगे हम तो नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट मास 50 हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट इन Ca+2 एंड CO3-2, तो n फैक्टर यहाँ पे 2 हो गया, n फैक्टर 2 हो गया, तो इक्विवेलेंट मास विच इज इक्वल टू मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 50। तो गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर व्हिच इज 1n। मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में एक रिलेशन है, ये ½ m है और ये 1n है, ये इससे दुगनी है और n फैक्टर भी इसका दुगना है, तो एक रिलेशन आ जाएगा, रिलेशन ये आएगा
नॉर्मेलिटी में रिलेशन हो जाएगा किसी भी एक सॉल्यूशन की में, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन विच इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू n फैक्टर जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब वाटर में डिजोल्व होते हैं, जैसे यूरिया है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, शुगर है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जब वाटर में डिजोल्व होते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो इनके लिए n फैक्टर 1 ही यूज होता है, यानी कि इनकी मोलरिटी और नॉर्मलिटी इक्वल होती है। लेकिन जैसे आयनिक कंपाउंड डिजोल्व हो रहा है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने बताया, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व होगा तो आयंस में टूटेगा, तो जो चीज आयंस में टूट रही है उनके लिए n फैक्टर की कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो n फैक्टर की वैल्यू की वजह से नॉर्मलिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन होता है, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। मोलरिटी और स्ट्रेंथ में भी एक रिलेशन होता है कि मोलरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, नॉर्मलिटी को कैपिटल N से, n इज इक्वल टू कैपिटल M इनटू n फैक्टर। मोलरिटी विच इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, तो S से डिनोट किया मैंने, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं MW से डिनोट करता हूं, यानी कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। एक तो रिलेशन ये आ जाएगा, एक रिलेशन आ गया मोलरिटी विच इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट यहाँ पे यूज होगा, ये रिलेशन है। अब मैं एक एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, बिठा रहा हूँ मैं इसको। सपोज करो कि आपको दे दिया गया कि 44.5 ग्राम AnCl3 present in 300 ml of solution. Then what is the strength, molarity and normality of solution? तो सबसे पहले स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो स्ट्रेंथ होती है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट 44.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 300 मल्टीप्लाई बाय 1000, लीटर में कन्वर्ट करना था इसको हमें, ये कैंसिल हो गया। देन इट इज 445 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू 148.33 ग्राम पर लीटर। ये किसकी स्ट्रेंथ आ गई, एस से इसको हमने डिनोट किया है। मोलरिटी विच इज इक्वल टू मोल्स 44.5 गिवन मास अपॉन मोलर मास, AlCl3 का मोलर मास होता है 133.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई है, ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, देन इट इज 10/3 into 3 10/9 which is 1.11 कैपिटल M। और नॉर्मलिटी अगर देखें तो नॉर्मलिटी विच इज इक्वल टू 133 इसका है, n फैक्टर जो होता है AlCl3 का दिस इज 3। क्यों? क्योंकि AlCl3 डिसोसिएट इन Al+3 माइनस, तो n फैक्टर 3 हो गया। नेट कैटायनिक चार्ज या फिर नेट एनायनिक चार्ज होता है वो n फैक्टर होता है इसके लिए, तो n फैक्टर 3 हो गया। तो यहाँ पे आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट, ये तो मोलिकुलर वेट का इक्विवेलेंट वेट 133.5 डिवाइड बाय 3 विच इज 44.5, इतना ही आ गया। तो गिवन मास 44.5 डिवाइड बाय मोलर मास की जगह हम इक्विवेलेंट मास यूज करेंगे, 44.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर 300 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, ये इससे कैंसिल हो गया विच इज 10/3 विच इज 3.33 कैपिटल M। ये तो क्या एक तरीका। दूसरा तरीका ये कि इनके रिलेशन से हम निकालें। हमने स्ट्रेंथ निकाल ली, स्ट्रेंथ आपके पास आ गई 445 डिवाइड बाय 3। तो मैंने आपको बताया कि मॉलिकुलर वेट या मोलरिटी विच इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट विच इज इक्वल टू स्ट्रेंथ है 445 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय मॉलिकुलर वेट है 133.5। ये इससे कैंसिल हो गया कितने टाइम्स, या फिर इसको कैंसिल कर दो 44, इसको हमने इससे कैंसिल कर दिया तो ये आ गया 0.3, कितना आ गया 0.3। देन इट इज 1 डिवाइड बाय 0.9 which is equal to 10 divided by 9 which is 1.11 capital M, and normality is equal to molarity into n factor। molarity is 1.11 and n factor is 3, n factor इसका 3 है,
विच इज 3.33 ऑफ कैपिटल एम। यानी कि रिलेशंस एक ही सॉल्यूशन के लिए हम रिलेशंस भी यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो क्या क्या रिलेशन है वो मैं आपको यहाँ पे बता सकूंगा। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मेलिटी की, और टर्म इज फॉर्मेलिटी। कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज मोलरिटी। ये मोलरिटी की ही टर्म है, लेकिन ये आपको बता रखा है कि आयनिक सॉलिड्स के केस में हम जो आयनिक सॉलिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं विच इज फॉर्मूला, और उसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यूनिट होती है, क्योंकि वो एक एम्पिरिकल टाइप का फॉर्मूला होता है, इसलिए उसके मास को हम फॉर्मूला मास नाम देंगे, मॉलिक्यूलर मास नाम नहीं देंगे। तो उसके लिए हमने अलग से टर्म डिजाइन कर दी विच इज फॉर्मेलिटी, यानी कि ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वही 1 लीटर आपके पास सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के लिए दो चीजें हैं, सॉल्यूट है उसके अंदर और सॉल्वेंट है। अभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं इसको, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ग्राम है तो वो एक स्ट्रेंथ है, अगर उसके मोल्स हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो उसकी क्या है, मोलरिटी, उसकी ग्राम इक्विवेलेंट वो उसकी नॉर्मलिटी है, और उसका ग्राम फॉर्मूला मास अगर है which is formality, which is moles also. In gram formula mass of solute in 1 liter of solution. Or what is the gram formula mass? Which is given mass upon formula mass, और formula mass molar mass ही होता है of solute, solute के लिए दिया हमने, तो formality is equal to gram formula mass of solute divided by volume of solution in liter, volume of solution in liter। सोल्यूट का ग्राम फॉर्मूला मास क्या है, और 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने ग्राम फॉर्मूला मास प्रेजेंट है उससे निकालेंगे हम, यानी फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, यानी F इज इक्वल टू M, F इज इक्वल टू M। तो यूनिट आ जाएगी इसकी ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइड बाय लीटर, और रिप्रेजेंट इन कैपिटल F, इट इज मोलरिटी, रिप्रेजेंट फॉर ionic compounds, represent for only ionic compounds, ionic compounds के लिए रिप्रेजेंट होती है। तो फॉर्मेलिटी और मोलरिटी इक्वल होती है, केवल आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम फॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हमारे पास मोलर मास नहीं होता, उनका फॉर्मूला मास होता है, क्योंकि हम एम्पिरिकल फॉर्मूला उनके लिए हमेशा ही यूज करते हैं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज, परसेंटेज W बाई V। अब हमें परसेंटेज लेनी है तो 100 के अकॉर्डिंग लेनी है। आपके पास सपोज करो सॉल्यूशन है, लेकिन अब है वो 100 ml, 100 ml में लेंगे। इसमें दो चीजें होंगी, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का कितना ग्राम है विच इज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम, यानी कि ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml of solution is percentage weight by volume। सॉल्यूट का हमने वेट लिया है और सॉल्यूशन का हमने वॉल्यूम ले लिया, तो 100 ml के अंदर कितना ग्राम प्रेजेंट है, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यूनिट लेस होगा क्योंकि फ्रैक्शन है, विच इज इक्वल टू ग्राम ऑफ सॉल्यूट, परसेंटेज में देंगे इसको हम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, नॉट लीटर, मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकाल दी हमने। यानी कि अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं है तो उसको हम रिप्रेजेंट करें परसेंटेज में।
अगर और भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसको मल्टीप्लाई विद 1000 भी कर सकते हैं। 100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई विद 1000। लेकिन इसको हम नाम देंगे पीसी परसेंटेज, इसको हम नाम देंगे पार्ट पर 1000, पीपीटी पार्ट पर 1000। या फिर और भी डाइल्यूट है, जैसे गैस है, ओशियन का जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो क्वांटिटी उसकी बहुत कम होगी, तो उस टाइप की कंसीडर करने के लिए हम इसको बहुत कम क्वांटिटी के केस में 10⁴ भी यूज कर सकते हैं। इसको हम नाम देंगे पीपीटीटी पार्ट पर 10,000, पार्ट पर 10,000। या फिर 10⁵ और भी कम है, देन पीपीएन पार्ट पर लैख, या फिर 10⁶ देन इट इज पीपीएम पार्ट पर मिलियन। 10 लाख ml में कितना प्रेजेंट है वो हम देंगे इससे। यानी जनरली हम परसेंटेज वेट बाय वेट वॉल्यूम, इसको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम यूज करेंगे या बाय वॉल्यूम यूज करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में दे रहे हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 1000 पार्ट में दे रहे हैं, 10,000 करेंगे तो 10,000 पार्ट में दे रहे हैं, और 10 लाख करेंगे तो पर मिलियन में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि इनको रिप्रेजेंट इस टाइप से भी करेंगे बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में, कि जो पीसी है विच इज परसेंट, रिप्रेजेंट इन परसेंट, 2 जीरो यूज होंगी, एक बार के साथ 2 जीरो यहाँ पे यूज करेंगे। पीसी के साथ बात करूँ मैं पीपीटी, इसका मतलब पार्ट पर 1000, 3 जीरो यूज करेंगे 1000 में। पीपीटीटी पार्ट पर 10,000, 10,000, इसको हम नाम 4 जीरो से लिखते हैं, 1 जीरो ऊपर 3 जीरो नीचे। पीपीएल पार्ट पर लैख, इसको हम 5 जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे। पीपीएम पार्ट पर मिलियन, इसको हम 6 जीरो से रिप्रेजेंट करेंगे, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन जैसे गैस है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी को हमें एक्सप्रेस करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बहुत कम होगी कोल्ड ड्रिंक के अंदर, इसलिए उसको हम पीपीएम में, या फिर ओशियन वाटर के अंदर जो ओशियन एनिमल्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो ओशियन वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड स्टेट्स में जो है उसी से वो रेस्पायर कर रहे हैं, तो उस सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसका परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर हम देते हैं तो उसको हम पार्ट पर मिलियन में देते हैं बहुत ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का स्ट्रेंथ के साथ। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम which is equal to strength divided by 10, यानी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम which is equal to strength divided by 10, क्योंकि स्ट्रेंथ 1 लीटर में कितने ग्राम है वो है, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में 100 ml में कितने ग्राम है वो है, तो डिवाइड बाय 10 करके हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर बेस्ड मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। सपोज करो आपके पास है 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 dissolved in 200 ml of aqueous solution. What is strength, molarity, normality, formality and percentage weight by volume? तो डायरेक्ट जो मैंने बता रखा है उससे भी निकालोगे और रिलेशन से भी आप निकाल सकते हो। स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है, गिवन मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट 5.3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 200 मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई 1000 क्यों कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, हमें यहाँ पे मिलीलीटर में पुट नहीं करना है स्ट्रेंथ में, हमें यहाँ पे किस में पुट करना है, लीटर के अंदर पुट करना है। तो 200 ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से उसको डिवाइड कर दिया, देन 26.5 ग्राम पर लीटर, यूनिट इसके साथ जरूर पुट करोगे। मोलरिटी विच इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ आपके पास कितनी आई, 26.5 डिवाइड बाय इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 106 है, और इक्विवेलेंट वेट है वो 53 है, क्योंकि इसका n फैक्टर 2 है, n फैक्टर 2, क्योंकि टूटेगा किसमें, 2Na प्लस और कार्बोनेट में टूटेगा, डिसोसिएट इन 2Na प्लस CO3
-2, इसलिए n फैक्टर इसका 2 हो जाएगा। तो 26.5 डिवाइडेड बाई 106 मोलिकुलर वेट है, ये इससे कट गया 4 टाइम्स, देन 1/4 विच इज इक्वल टू 0.25 मोलर सॉल्यूशन हो गया। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, मीन्स 0.25 इंटू 2, एन फैक्टर 2 है, मीन्स 0.5 एन। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक टाइप का कंपाउंड है, विच इज इक्वल टू 0.25 ऑफ एफ, and percentage weight by volume which is equal to strength divided by 10. Strength is 26.5 gram per liter. 26.5 divided by 10 which is 2.65 percentage W by V. इस टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। यही टर्म वेट वॉल्यूम टर्म। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। इसके साथ बने रहने के लिए आप रेगुलर इसको सभी चीज़ें नोट करें और रेगुलर इसको देखते रहें। स्वामी मनोज केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल है जिस पर रेगुलर बने रहें। डेली की एक वीडियो डलेगी, लगभग 1 घंटे की होगी, और उसको आप रेगुलर अपनी नोटबुक में नोट करते रहें और समझते रहें। थैंक यू।